बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। देर न करते हुए चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित कई जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। लोहरदगा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ले सकते हैं कई लाभ। रांची के सभी प्रखंडों में किया जा रहा है विशेष पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन। अरहर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसा अरहर 1। अब समाचार विस्तार से। लोहरदगा जिले में मछली पालन के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लोहरदगा के मछली पालक अनुदान पर कार्प हैचरी की स्थापना, नया रियरिंग तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक तालाब का निर्माण, 25 टैंक वाले मध्यम बायोफ्लॉक की स्थापना, 7 टैंक वाले छोटे बायोफ्लॉक की स्थापना और आइस बॉक्स सहित ई रिक्शा ले सकते हैं। इसमें महिला और अनुसूचित जाति को 50% और सामान्य कोटि के लाभुक को 40% तक अनुदान देने का प्रावधान है। रांची जिला के सभी प्रखंडों में 2 दिवसीय विशेष पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल आज से ही इस आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। विशेष पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन 16 से 24 अगस्त तक किया जा रहा है। रांची जिला के पशुपालक अपने पंचायत, प्रखंड या जिला पशुपालन पदाधिकारी से संपर्क करके अपने पंचायत के लिए निर्धारित तिथि पता कर सकते हैं। राज्य के जो किसान लतेदार सब्जी फसल या बैंगन या टमाटर लगाए हुए हैं, वे अपने खेत में जल निकास की व्यवस्था करें। साथ ही इस मौसम में पौधों को सहारा दें और लतर को झाग पर चढ़ाएं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अरहर के लिए सबसे उन्नत किस्में हैं बिरसा अरहर 1 और बिरसा अरहर 2। इसके अलावा अगर आप दीर्घकालीन किस्में लगाना चाहेंगे तो बाहर लगा सकते हैं। उसी तरह उड़द में WBU 109 और बिरसा उड़द 2, ये 2 किस्में जो हैं उन्नतशील किस्में हैं। मूंग में हम विराट लगा सकते हैं या फिर IPM 2-3, ये दोनों किस्में हम लगा सकते हैं इस समय। किसान भाइयों, आपने यदि अभी तक खरीफ दलहन की बुआई नहीं की है तो जल्द से जल्द बुआई का काम पूरा कर लें। आप अरहर, उड़द या मूंग लगाना चाहते हैं तो इसके बेहतर उत्पादन के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। लगातार बारिश हो और जल विकास का अभाव हो तो जल जमाव की समस्या होती है। ऐसे में मिट्टी में अत्यधिक नमी के कारण मिट्टी से जड़ की पकड़ ढीली हो जाती है और पौधे गिर जाते हैं। इसके अलावा खड़े पौधों में भी जल जमाव से गलन और सड़न की समस्या होती है। इससे बचने के लिए जल निकास के लिए खेतों में नाली बनाएं। बैंगन और टमाटर के पौधों को गिरने से बचाने के लिए पौधों के पास लकड़ी या बांस की छड़ी गाड़कर पौधों को उससे बांध दें, जबकि लतेदार फसल के लतर को मचान पर चढ़ाएं। धान की खेती के लिए खेत में पर्याप्त जल जमाव का होना जरूरी है। वर्षा जल को रोकने के लिए आप अपने खेत की मजबूत मेड़बंदी करें। किसान भाइयों, आप अपने खेत में मेड़ बनाने के लिए कृषि उपकरण बंड फार्मर का उपयोग कर सकते हैं। आज हम जानेंगे बैंगन फसल को फल छेदक कीटों से बचाने का क्या है उपाय। बैंगन फसल में यदि 5% से ज्यादा फल छेदक कीटों का प्रकोप दिखे तो साइपरमेथ्रिन 25 EC दवा 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें, या कार्बारिल WP दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। मौसम। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 सेल्सियस दर्ज किया गया।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी की भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद जानकारी का बड़ा सा पिटारा हम खोलेंगे, तो इंतज़ार कीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। बारी है जानकारी की, तो आज की जानकारी कुछ अलग करते हैं हम लोग। चलिए जानकारी लेते हैं तसर रेशम के उत्पादन के बारे में। चलिए लाभ उठाते हैं जानकारी लेकर। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश है और झारखंड देश का अग्रणी रेशम उत्पादक राज्य। झारखंड वन की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है और यहाँ की जलवायु तसर रेशम कीट के विकास के लिए काफी अनुकूल है। यही कारण है कि झारखंड में रेशम उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को साकार करने के लिए रांची स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पिछले 6 दशकों से प्रयासरत है। अभी बीज उत्पादन में तसर खास करके इसमें 3 विभिन्न बीज का उत्पादन हुआ करता है। एक है न्यूक्लियस सीड, दूसरा बेसिक सीड, तीसरा कमर्शियल सीड।
ये जब तक ये जो न्यूक्लियर सीड सही से नहीं बनेगा, आगे का बेसिक सीड नहीं बन सकता है, और बेसिक सीड नहीं होगा तो जो कमर्शियल सीड, जिससे जो हमारा किसान भाइयों का जो कोसा उत्पादन होता है, जिससे उनका आमदनी और जो सोशल स्टेटस बढ़ता है, वो नहीं हो पाता है। इसलिए जो बीज उत्पादन बहुत ही आवश्यकता है और इसमें गुणवत्ता का प्रमुख पात्र है। चूंकि झारखंड का एक बड़ा हिस्सा वन प्रदेश है और साथ ही यहाँ की बड़ी जनसंख्या जनजातीय भी है, फलस्वरूप लंबे अरसे से रेशम उत्पादन यहाँ के लिए पारंपरिक रोजगार का साधन रहा है। यह पूरा क्षेत्र श्रम आधारित है। इसके जरिए राज्य के कामगार, कारीगर, युवा, महिलाएं सभी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तकरीबन 40 दिनों के अंतराल में तसर की एक फसल ली जा सकती है और 30 से 40 हजार रुपए की अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त की जा सकती है। हम लोग परदादा से हम लोग खेती करते आ रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में 1994 में हम ट्रेनिंग लिए थे चकरदरपुर में, साउंडी की तरफ से 25 दिन का ट्रेनिंग था। उसके बाद जो भी सुविधा सरकार की ओर से दे रही है उसी के आधार पर हम लोग सब कुछ हम लोग करते आ रहे हैं। इसी से हम लोग का जीवन यापन भी होता है। हम लोग बैला को भी करते हैं और अपना खेत को भी उसी पैसा से हम लोग खेती कर रहे हैं। तसर की खेती हम लोग पूर्वज से खेती करके आ रहे हैं। पहले तो ये साइंटिक ज़माना से तो नहीं हो रहा था कि अभी तो ये साइंटिक ज़माना हो गया। साइंटिक ज़माना में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया और ये बच्चा लोगों को ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करा रहे हैं और बच्चे लोगों का भी ये पढ़ाई मजबूत से हो रहा है। तसर रेशम का उत्पादन आजीविका का पूर्णकालिक साधन तो है ही, खेतीहर मजदूरों के लिए आय का वैकल्पिक स्रोत भी है। इस उद्योग में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि इसमें कार्य क्षेत्र का आधार फलक काफी विस्तृत है। झारखंड में तकरीबन 2,22,000 किसान तसर उत्पादन के विभिन्न आयामों से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें तसर खाद्य पौधों की देखभाल, नर्सरी निर्माण, तसर कीट पालन, बीज और अंडा तैयार करना तथा धागे का निर्माण शामिल है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि तसर रेशम उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो कि पूरे देश में 3.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तो इसमें जो प्रमुख बीमारियां हैं उसमें सबसे प्रमुख बीमारी आती है वो पेब्रिन रोग का आता है, और दूसरा बीमारी सबसे प्रमुख बीमारी है जो कि वायरस जनित जो रोग होते हैं उनके द्वारा जो बीमारी फैलती है। तो कभी कभी अगर इन रोगों का प्रकोप बहुत अत्यधिक हुआ तो लगभग 60 से 70% नुकसान इन दोनों बीमारियों को लेकर के हो जाता है और किसान भाइयों को काफ़ी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये जो दो प्रमुख बीमारियां हैं इनके निदान की बहुत ही आवश्यकता है और देख रेख से और बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ तकनीकी उपलब्ध कराई गई हैं संस्थान द्वारा, जिसके उपयोग से काफ़ी हद तक इन बीमारियों को कम किया जा सकता है। ऐसे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं है वे वन आधारित तसर का उत्पादन कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में अर्जुन, आसन या साल के वृक्ष नैसर्गिक रूप से उपलब्ध हैं, वहां इच्छुक व्यक्ति विभिन्न संस्थानों से तसर रेशम के अंडे प्राप्त कर तसर का उत्पादन कर सकता है। जैसा किसान भाई जानते हैं, अर्जुन आसन के पौधों पे प्राय हम कीट पालन करते हैं। तो अर्जुन आसन के पौधे के आसपास जो साफ़ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई में जैसे है कि वहाँ की घास हटा दें, सो दैट अभी सनलाइट बहुत तेज़ है, टेम्परेचर 42 से 43 डिग्री है, तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और वायरस हैं उनका ग्रोथ वहाँ पे कम हो जाएगा। साथ ही बहुत सारे ऐसे पेस्ट हैं उनका भी प्रकोप कम हो जाएगा। दूसरा है, इसके साथ साथ जहाँ पे कीट पालन करना है, जैसा कि हम ग्रेनेज हाउस में भी देखते हैं, प्लस इसके साथ साथ हमारे प्रक्षेत्र में जहाँ पे कीट पालन प्रक्षेत्र है वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर और चूना का छिड़काव कर दें। 9 भाग आपको लेना है चूना, 1 भाग
ब्लीचिंग पाउडर ले करके उसका छिड़काव आपके कीट पालन प्रक्षेत्र में कर देना है। यह सच है कि झारखंड में पहले पारंपरिक ढंग से तसर का उत्पादन किया जाता था, लेकिन अब यह व्यावसायिक रूप ले लिया है। झारखंड में उत्पादित रेशम को तब और भी ज्यादा लोकप्रियता मिली जब माननीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को झारखंड में निर्मित रेशम वस्त्र भेंट की। भारतीय तसर की मांग विदेशों में बढ़ी है, जिसमें झारखंड की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। इसका जो है कि लाभ जो है किसान पहले सही से नहीं उठाते थे। पहले जो है इनको पता नहीं था कि कैसे खेती करना है और कमी थी उनको नॉलेज की। लेकिन अब जो है कि हम लोग को हमारे ऑफिस में जो अग्र परियोजना केंद्र है उनमें जो है कि इनको प्रशिक्षण दिया जाता है और इस प्रशिक्षण पा करके जो है ये लोगों ना बहुत अच्छे तरीके से करने लगे हैं और जो है कि अभी साल में इन लोग जो है कि काफ़ी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इनसे जो होता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी होता है और इससे जो होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन होता है जो सिल्क का वो जो है कि काफ़ी अच्छा साल में जो है कि सबसे बढ़िया हम लोग का कोकून जो है कि वो बनता है। तसर उत्पादन को प्रोत्साहित करने और बारीक स्तर पर बेरोजगारी, गरीबी, पलायन और कर्ज जैसे सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है। इसके लिए किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। राज्य सरकार का रेशम विभाग का जो अधिकारी वर्ग को हम यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बोला जाता है, वो लोग पीपीसी के माध्यम से सभी किसान लोगों को वो ट्रेनिंग करता है। इसके अलावा हमारा जो सेंटर जो रहा, एक है रीजनल रिसर्च स्टेशन एक दुमका में है जो BSNTSB में बोला, ये सभी लोग वहाँ जो लोकल लेवल पे जो किसान लोगों को पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ साथ हम सेरिकल्चर रिसोर्स सेंटर हम ओपन किए हैं ताकि प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो भी जुड़े हैं वो लोग और जो अन्य किसान लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सभी प्रशिक्षण पूरा निःशुल्क है और उसके साथ साथ उनको पूरा एक्सपोजर विजिट में भी जो हमारा इंस्टीट्यूट तक ले जाके उनका जो ओरिएंटेशन और जो तकनीकी गतिविधियों को परिचित करके। पूर्वज तरीके से जब खेती करते तो उन लोग को बहुत कम गोटी होता था, माने नई के बराबर होता था, जिससे उन लोग का जीवन यापन भी करने नहीं सकता था, उस टाइप का ये होता था। लेकिन अभी वैज्ञानिक तरीके से जो खेती करते हैं इसमें से उन लोग को बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा है, जिसका और पहले क्या था कि पहले अर्जुन और आसन में ही खेती करता था, उन लोग को जानकारी का अभाव था, इसी में उन लोग खेती करता था। लेकिन अभी क्या है ना, हम लोग अग्र परियोजना केंद्र बंदगांव में ट्रेनिंग दे के किसान लोगों को सिखाए कि साल में भी खेती किया जा सकता है, जिससे कि यहाँ का किसान अभी धान का खेती छोड़ के तसर का खेती करने का सोच कर ये कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र के विकास में सरकार की योजनाओं, दूरदर्शिता और सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तसर रेशम के उत्पादन के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। किसान भाई इन योजनाओं का लाभ उठाकर सफलतापूर्वक तसर उत्पादन से स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अपनी कौशल और आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं। तसर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, ये 1972 में ओपनिंग हुआ था। इसके पहले जो था यहाँ का किसान उत्पादन करता था, तो इसके बाद आरंभी कच्चा माल बैंक नहीं रहने पर किसान व्यापारी को बिक्री करता था। व्यापारी जो है वो उचित मूल्य नहीं देता था, इसलिए यहाँ का भारत सरकार सोचा कि भाई कि हम किसान इतना मेहनत करता है उसको बेनिफिट करने के लिए हम एक कच्चा माल बैंक की स्थापना करते हैं। किसान को मोटिवेट करते हैं कि भाई कि इसका कीमत एक्चुअल कीमत है 3 रुपया 20 पैसा। यदि 3 रुपया 20 पैसा से कोई अधिक देता है तो आप उसको सेल कर दीजिए, और 3 रुपया 20 पैसा कम देता है तब हमको दीजिए, क्या कि हम उसका एक्चुअल कीमत देंगे हम 3 रुपया 20 पैसा। यदि 3 रुपया 20 पैसा से 3 रुपया 25 पैसा देता है तो 5 पैसा हम लोगों के चलते आपको बेनिफिट हो रहा है, और इसी के चलते किसान को भी बेनिफिट होता है। और उसके तहत मान लीजिए जहाँ कोई किसान हम रेट नहीं दे रहा है तो हम लोग आकर के हम लोग दे देते हैं।
नाबार्ड का TDF का एक प्रोजेक्ट आया था और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। इसमें मैं जैसा पहले बताया था, तीनों बीजोत्पादन का जो कैटेगरीज में अभी बहुत सारा निजी बीजोत्पादन निजी क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ क्या है, वो लोग समय समय से जो रिप्लेनिशमेंट बोला जाता है, क्योंकि हाइब्रिड नहीं है, अभी कोलान में कर रहा है तो थोड़ा सा जो संताव पगमा का जो बीज कोष या बीज ले आना है ताकि उसका विगर अच्छा सा रह सकता है। और जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड के माध्यम से हम सीड सर्टिफिकेशन कर रहा है, उसका सीड अवेयरनेस प्रोग्राम में वो भाग लेना है ताकि वो सभी तकनीकी गतिविधियाँ एक कर सकता है और जो प्राइवेटाइजेशन का वो हम चल रहा है उसका और बलवूत होगा। तसर रेशम उत्पादन के क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भर बनने की अपार संभावनाएं हैं। सरकार धागाकरण मशीन के लिए 90% तक अनुदान देती है। महिलाएं धागाकरण मशीन का उपयोग कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकती हैं। हो गया 3-4 साल जैसा, इससे तो फायदा थोड़ा बहुत होता ही है। और खेती बाड़ी के समय खेती बाड़ी भी करते हैं और क्या बोलेंगे, खेती बाड़ी जब ख़त्म करते हैं तब धागा में लग जाता है। पहले हम नहीं किए थे ट्रेनिंग, तो कटिया मशीन जब आया था ना तब हम ट्रेनिंग नहीं किए थे, लेकिन हम उसमें घर में अपने से सीख गए थे चलाने के लिए। और चलाने के बाद फिर एक बार हम धागा भी जमा दे दिए थे, मेरा ट्रेनिंग नहीं हुआ नहीं था, तो हम दूसरे के खाता में डलवा दिए थे पैसा और उसको निकाले। जैसे साया खरीदो, ब्लाउज खरीदो, चूड़ी खरीदो, कुछ आने से कैसे लगता है मेरा पास पैसा रहता तो हम ले लेते, ये बात होता है ना। तब हम लोग सोचते कि आज मेरा पास पैसा नहीं, हम नहीं लेंगे, लेकिन जब से हम लोग धागा खोल रहे ना, ये हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है। झारखंड प्राकृतिक रूप से तसर उत्पादन का केंद्र है। तापमान, जलवायु, वन क्षेत्र की उपलब्धता, प्रशिक्षण का केंद्र, सरकार की योजनाएं, अनुदान, बाजार व्यवस्था सहित तमाम कारक राज्य में तसर उत्पादन को नई दिशा देने में सतत प्रयत्नशील है। जरूरत है इन संभावनाओं को अवसर में बदलकर बेहतर आमदनी प्राप्त करने की और आत्मनिर्भर बनकर गरिमामयी जीवन बिताने की। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? हम अपने कार्यक्रम के दौरान, कार्यक्रम के माध्यम से आपको कई जानकारियाँ देते रहते हैं। अगर आप उन्हें अमल करें तो फिर लाभान्वित होना निश्चित है। तो ज़रूर हमारी जानकारियों पर गौर फरमाएं और जो भी हमारे किसान भाई बहन खेती बाड़ी करते हैं, पशुपालन करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभप्रद जानकारियाँ होती हैं। अब बारी है आपके कागज़ और कलम उठाने की और हमारा पता नोट करने का, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहता है आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अब हमें और हमारी पूरी टीम को देना होगा आपको इजाज़त। अगली जानकारी अगले अंक में हम आपको ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा है। तब जोहार।